Hello dear learners, this is Navneet Kaur, your science instructor, and in today's video we are going to learn about chapter number 15, our environment of class 10 science. Okay, so as the name of the chapter suggests कि इस चैप्टर में हम जो है environment के बारे में पढ़ने जा रहे हैं. मीन्स हम जो हमारे सराउंडिंग में कुछ ऐसे कंपोनेंट्स हैं, कुछ ऐसी चीजें हैं जिनके बारे में हम इस चैप्टर में देखेंगे और उन्हें समझेंगे. राइट, तो सबसे पहले तो एनवायरनमेंट इज समथिंग दैट सराउंड्स अस. हमें एनवायरनमेंट क्यों चाहिए? क्योंकि हम अगर हमारा जो एनवायरनमेंट है वो अच्छा नहीं होगा, मीन्स वो पोल्यूटेड होगा, हमारी सराउंडिंग्स पोल्यूटेड होंगी, जहाँ वो बहुत ज्यादा गंदगी होगी वहां पर, तो इससे जो है कंटेमिनेशन हो सकती है, इससे बहुत ज्यादा डिसीजेस के स्प्रेड होने के चांसेस रहते हैं. राइट, सो हमें अपने एनवायरनमेंट को जितना ज्यादा हो सके साफ रखना चाहिए, एंड वी शुड try to keep our surroundings neat and clean, as well as we should try to grow some trees, and try to add some of the extra things in environment which are not harmful for the environment but are beneficial for the environment as well as the human beings. राइट, सो लेट्स स्टार्ट विद द चैप्टर. सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि हमारा जो वेस्ट जनरेट होता है उसे एनवायरनमेंट में ऐड करने के क्या इफेक्ट्स होते हैं. Right, so human activities produces a lot of waste material. तो human activities, हम इंसान ही ऐसे एक organisms हैं that produce a lot of waste. No doubt other organisms भी produce करते हैं, but human being सबसे ज्यादा waste generate करता है और उसे environment में ऐसे ही फेंक दिया जाता है, ऐसे ही पड़ा रहता है. right, and these waste, ये जो waste ऐसे ही environment में पड़ा रहता है, that causes pollution of air, water, soil. राइट, तो जो वेस्ट हमारे पास वेस्ट मटेरियल प्रोड्यूस होता है दैट इज ऑफ टू टाइप्स, बायोडिग्रेडेबल वेस्ट एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट. सबसे पहले बायोडिग्रेडेबल वेस्ट क्या होता है? द वेस्ट विच आर डीकम्पोज्ड इनटू हार्मफुल सब्सटेंसेस. जो हार्मलेस सब्सटेंसेस में डीकम्पोज हो सके जो वेस्ट बाय द माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जिसे हम बोलते हैं बायोडिग्रेडेबल वेस्ट. फिर कुछ ऐसे वेस्ट होते हैं जिन्हें हम डिकम्पोज नहीं कर पाते हैं. हम जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं वो डिकम्पोज नहीं कर पाते हैं कुछ वेस्ट को. दोज वेस्ट आर नॉन एज नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट. नेक्स्ट वी हैव इकोसिस्टम एंड इट्स कंपोनेंट्स. इस जो मेन चैप्टर है इसका मेन कंपोनेंट इज गोइंग टू बी दिस इकोसिस्टम. हम इकोसिस्टम के बारे में पढ़ने वाले हैं. तो इकोसिस्टम क्या है? इकोसिस्टम कंसिस्ट ऑफ ऑल द लिविंग ऑर्गेनिजम्स इन एन एरिया अलोंग विद द नॉन लिविंग कंपोनेंट्स एंड देयर इंटरेक्शन. तो इकोसिस्टम क्या है? हमारे पास एक तो जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है प्लस नॉन लिविंग. नॉन लिविंग कौन से वाले? ऐसा नहीं कि नॉन लिविंग है तो कुछ भी. नॉन लिविंग मीन्स जिनके साथ में लिविंग ऑर्गेनिजम्स इंटरेक्ट करती हैं. लाइक वाटर is not living but still the living organism interact with non living things and their interaction, उनके इंटरेक्शन भी इकोसिस्टम में ही इंक्लूड किए जाते हैं. नेक्स्ट वी हैव इज नेचुरल इकोसिस्टम. नेचुरल इकोसिस्टम में हमारे पास कौन से होंगे? नेचुरल, ऐसा नेम सजेस्ट जो इकोसिस्टम बाय नेचर है. राइट, सो विच आर द गिफ्ट ऑफ नेचर, जो नेचर में पहले से ही है, जो ह्यूमंस ने नहीं बनाए हैं. लाइक फॉरेस्ट, डेजर्ट्स, ग्रासलैंड्स, माउंटेन्स, ponds and many more. राइट, और अगर हम आर्टिफिशियल इकोसिस्टम की बात करें तो आर्टिफिशियल इकोसिस्टम वो इकोसिस्टम है which are made by humans, which are human made, right, which are not by nature, like gardens, parks, crop fields, aquarium, zoo, etc. Now we are going to learn about the components of ecosystem. तो हमारे पास कौन कौन से component है? बायोटिक component. बायोटिक component हम किन्हें बोलते हैं? The living component. All the living components like plants, animals and microorganisms are a part of biotic component. Right? इसमें कौन कौन से होते हैं? Producer, consumer and decomposer. Producer कौन से होते हैं? Which produce their food by photosynthesis. These are mostly the green plants. Next is consumers. Consumer क्या है हमारे पास? Consumer are the herbivores which get their food directly from plants, and carnivores which get their food indirectly from plants, and omnivores which get their food directly or indirectly from plants.
तो कंज्यूमर वो हैं जो प्रोड्यूसर मीन जो हमारे पास प्रोड्यूसर है, ग्रीन प्लांट्स है, उनसे अपना फूड जनरेट करते हैं, ऑब्टेन करते हैं, आइदर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। और डिकम्पोजर्स क्या है हमारे पास? कुछ ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स को डिकम्पोज कर देते हैं from the complex organic substances into the simple inorganic substances, उन्हें हम बोलते हैं decomposers. So next we have abiotic component. तो abiotic component हमारे पास कौन से होते हैं? All the non-living components like air, water, soil, etc. Okay, so let's now summarize the ecosystem. इकोसिस्टम में हमने सबसे पहले पढ़ा कि जो हमारा इकोसिस्टम है that is of two types, right? Natural and artificial. अगर आप अपने जो नोट्स हैं ऐसे फ्लो चार्ट के फॉर्म में बनाओगे या फिर अपने आंसर को ऐसे फ्लो चार्ट की फॉर्म में लिख कर आओगे, सो यू आर डेफिनेटली गोइंग टू गेट गुड मार्क्स, राइट? जितना ज्यादा आप अपने पेपर को ज्यादा प्रेजेंटेबल बनाओगे आपको उतने ही अच्छे मार्क्स मिलेंगे. सो ट्राई टू ड्रॉ सम ऑफ द फ्लो चार्ट, सम ऑफ द डायग्राम वेयर एवर दीज आर पॉसिबल. तो नेचुरल इकोसिस्टम में हमारे पास क्या आ जाता है? फॉरेस्ट, डेजर्ट्स, रिवर्स, राइट? और अगर हम आर्टिफिशियल इकोसिस्टम की बात करें तो हियर वी हैव एक्वेरियम. The very next we have is garden, parks, etc. राइट? इसके बाद हमने क्या पढ़ा कि हमारा जो इकोसिस्टम है उसके कंपोनेंट क्या हैं? इकोसिस्टम के कंपोनेंट्स, राइट? तो वी हैव लर्न दैट जो हमारा इकोसिस्टम है इसके मेन टू टाइप के कंपोनेंट में हम इसे क्लासिफाई करते हैं. द फर्स्ट वन इज बायोटिक एंड द अदर इज एबायोटिक, राइट? और जो हमारे पास बायोटिक कंपोनेंट्स हैं, बायोटिक कंपोनेंट्स कौन से कंपोनेंट्स होते हैं? द लिविंग कंपोनेंट्स. The living organisms in any ecosystem comes under biotic components of the ecosystem, right? और इसे हम further classify करते हैं three types में. The first one is producer, जो अपना food खुद produce करते हैं, like the green plants. The second one is consumer, तो consumer हमारे पास वो होते हैं जो producers को consume करते हैं, right? जो अपना जो food है किनसे obtain करते हैं? From the producer, that is from the green plants. So the second we have consumers. एंड द थर्ड वी हैव इज डीकम्पोजर्स. डीकम्पोजर्स हमारे पास कौन क्या होते हैं? जो डीकम्पोज करते हैं डेड प्लांट्स या डेड एनिमल्स. ओके, सो हियर वी हैव डीकम्पोजर्स. और जो हमारे पास एबायोटिक कंपोनेंट्स है उसकी टिल नाउ कोई फर्दर क्लासिफिकेशन नहीं करते हैं. द एबायोटिक कंपोनेंट्स आर द नॉन लिविंग कंपोनेंट्स ओनली. अभी जो नॉन लिविंग कंपोनेंट्स है वो फूड तो जनरेट करेंगे नहीं, जिन्हें हम प्रोड्यूसर कंज्यूमर्स या डीकम्पोजर में करेंगे, क्लासिफाई करेंगे, राइट? सो एबायोटिक कंपोनेंट्स आर द नॉन लिविंग कंपोनेंट्स जिनके साथ में हमारे जो लिविंग कंपोनेंट्स हैं वो इंटरेक्ट करते हैं. ओके, सो नाउ वी हैव इज okay, so now we are going to start with a new topic that is food chain. तो food chain में हमारे पास हम क्या पढ़ने वाले हैं? That there is a chain of food between the some of the producers and the consumers, right? तो कैसे है हमारे पास? There is a flow of food energy from one organism to next and so on. क्या है कि जो हमारे पास एक ऑर्गेनिज्म से नेक्स्ट एंड नेक्स्ट एंड नेक्स्ट ऑर्गेनिज्म तक जो एनर्जी है, फूड एनर्जी है, वो फ्लो करती है एंड उससे क्या बनता है हमारे पास? फूड चेन. दे यूजली स्टार्ट विद द प्रोड्यूसर. यूजली कहाँ से स्टार्ट होती है? एक प्रोड्यूसर से, एक प्लांट से एंड विद द कार्निवोर. अ फूड चेन इज in a food chain an organism gets food from one group of organism. तो हमारे पास क्या है? हम इसके एग्जांपल देखते हैं. like the grass which is a producer or green plant we can say is eaten by deer which in turn is eaten by lion which is a secondary consumer. तो हमारे पास जो grass है this is producer,
deer is primary consumer and lion is secondary consumer. The next we have is grass की example again लेंगे, but this time the last one will be the snake. Last consumer will be the snake, right? तो जो grass है, it is eaten by insects, which in turn is eaten by frog, and which at last is eaten by the snake. तो हमारे पास grass जो है ये हो गए producer, insect है primary consumer, frogs are secondary consumer, and the snake is tertiary consumer. Next, this example, you can think of this example and many more examples, which from where you can know which one is a primary consumer in the food chain, which is the secondary, and which is the quaternary consumer. Right? यहाँ पर जैसे हम इस फिगर में भी देख सकते हैं, तो हमारे पास क्या है? We have this grass. Grass is eaten up by the cricket, and which in turn is eaten up by bird and then by snake. तो इसमें जो हमारे पास ये grass है, this is producer. So the grass here is the producer. It is primary, and the bird is secondary consumer. Just right here. And the snake finally is the tertiary consumer. Okay, so moving further, now we have food web. तो food web में हमारे पास क्या है? A group of several interconnected food chain. जैसे हमने food chain के बारे में पढ़ा, तो food web में हमारे पास क्या होता है? This is food web. Food web consists of a group of food chains. ओके, तो यहाँ पर क्या है? इन अ फूड वेब एन ऑर्गेनिज्म गेट फूड फ्रॉम मोर देन वन ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म. जैसे आप इधर देख सकते हो, दिस इज वेरी कम्प्लेक्स स्ट्रक्चर. यहाँ पर जो है ईच एंड एवरी वन ऑफ देम इज डिपेंडेंट ऑन वन और अनदर टू ऑब्टेन देयर फूड, राइट? अभी दिस फूड चेन, दिस फूड वेब इज सिंपल. इससे कम्प्लेक्स भी हमारे पास फूड वेब्स होती हैं. तो ये जो हमारे पास सबसे पहले जो हमारा प्रोड्यूसर है, प्रोड्यूसर इज, यू कैन सी कि कितने ज्यादा यहाँ से फूड चेन्स निकल रहे हैं. दिस वन इज द फर्स्ट फूड चेन. अगर हम इधर को जाएं, दिस इज द सेकंड वन, एंड फ्रॉम हियर दिस इज द थर्ड वन, दिस इज द फोर्थ वन. कितने सारे फूड चेन हैं. दे कॉन्स्टिट्यूट, दे इंटरकनेक्ट टू ऑब्टेन द फूड वेब. Okay, so next we have the trophic level, very important topic. सो ट्रॉफिक लेवल में हम पढ़ेंगे कि कैसे जो हमारे पास ऑर्गेनिजम्स हैं उन्हें हम क्लासिफाई करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी कंज्यूमर्स. ओके, तो ईच स्टेप इन अ फूड चेन वेयर ट्रांसफर ऑफ फूड एनर्जी टेक प्लेस इज कॉल्ड एज ट्रॉफिक लेवल. तो ट्रॉफिक लेवल हमारे पास क्या होता है? हर एक वो स्टेप जहां पर फूड चेन में कोई भी ट्रांसफर ऑफ एनर्जी हो रहा होता है, दैट इज कॉल्ड एज द ट्रॉफिक लेवल. द फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल, जो हमारे पास फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल है, उसमें क्या आते हैं? प्रोड्यूसर्स. सेकेंड ट्रॉफिक लेवल में प्राइमरी कंज्यूमर, थर्ड ट्रॉफिक लेवल में सेकेंडरी कंज्यूमर, एंड फोर्थ ट्रॉफिक लेवल में tertiary consumer. Since the transfer of energy decreases at every trophic level, the number of trophic level are limited and do not exceed 4 or 5. तो हमारे पास क्या होता है? हम यहाँ पर अगर एग्जांपल ले, इन द फॉर्म ऑफ बॉक्सेस ही हम कंसीडर करेंगे, जस्ट रेदर देन ड्राइंग द होल फिगर्स. तो ये हमारे पास जो है प्रोड्यूसर है. ठीक है, हम जस्ट सेलेक्ट कर रहे हैं. दिस इज द प्राइमरी कंज्यूमर, दिस इज द सेकेंडरी कंज्यूमर, एंड दिस इज द टर्शियरी कंज्यूमर. ओके, तो हमारे पास जो प्रोड्यूसर है वो प्राइमरी कंज्यूमर को एनर्जी दे तो रहा है, पर फुल एनर्जी नहीं देगा. हम लेट कर लेते हैं कि ये 75% एनर्जी जो है प्राइमरी कंज्यूमर को मिलेगी, और इसे जो 75% मिली, इसे भी उसका 75% मिलेगा, राइट? अगर इसके पास हम लेट कर लेते हैं कि इसके पास टोटल एनर्जी जो है 2000 थी, ठीक है,
इसे कुछ मिल गई, समहाउ हम परसेंटेज को हटाकर अगर करें तो इसे जो एनर्जी मिली है दैट इज समहाउ 1800 मिल गई। ठीक है, जो सेकेंडरी कंज्यूमर है इसे मिल गई कुछ 1400, एंड देन टर्शरी है, जब ये कंज्यूम करेगा तो इसे मिल गई 1000। ऐसे करते करते ये जो एनर्जी है ये बहुत कम हो जाती है, इसलिए हमारे पास जो ट्रॉफिक लेवल है वो 4 और 5 ही होते हैं, इससे ज्यादा नहीं होते। Okay, so now we are going to learn about energy flow and trophic level. Energy कैसे flow करती है इसके बारे में हम पढ़ेंगे. Like the green plants, which are also called as the producers, they absorb about 1% of solar energy falling on the leaves and store it as food energy during synthesis. तो जो भी सोलर एनर्जी है उसका सिर्फ 1% फूड एनर्जी के फॉर्म में सेव किया जाता है बाय दी ग्रीन प्लांट्स. During the transfer of food energy from one trophic level to next, 90% of energy is lost. तो जो 90% एनर्जी है वो लॉस हो जाती है टू द एनवायरमेंट एंड ओनली 10% ऑफ एनर्जी इज ट्रांसफर टू द नेक्स्ट ट्रॉफिक लेवल. तो जैसे हमने ये प्राइमरी सेकेंडरी का पढ़ा था पीछे भी, तो यहाँ पर क्या है देखो, ये हमारे जो प्रोड्यूसर हैं अगर इनके पास 100% एनर्जी है तो 100% का 10% इनके पास जाएगा, और इस 100% का भी, इस 10% का भी नेक्स्ट 10% ऑफ 10% जो है सेकेंडरी कंज्यूमर तक जाएगा, और टर्शरी तक जाते जाते तो बहुत ही कम हो जाती है एनर्जी, और उसके बाद में कोई भी ट्रॉफिक लेवल हमारे पास ज्यादा नहीं होता. एंड दिस 10 जो है हर बार 10% एनर्जी ही ट्रांसफर की जाती है. सो दिस लॉ इज ऑल्सो नोन एज 10% लॉ. 10% लॉ के अकॉर्डिंग क्या होता है दैट ओनली 10% ऑफ टोटल एनर्जी is transferred to the next trophic level and the 90% of energy obtained from the previous trophic level is lost in the environment. Okay. So next we have biological magnification, which we also called as biomagnification. तो इसमें हमारे पास क्या होता है, कुछ harmful chemicals like insecticides and pesticides which are used to protect crops from insects and pests are absorbed by plants and enter into the food chain. तो क्या है हमारे पास यहाँ पे सीधे अगर हम देखें तो हमारे पास जो इंसेक्टिसाइड्स होते हैं, जो पेस्टिसाइड्स होते हैं, इन्हें हम यूज किस लिए करते हैं, इंसेक्ट्स और पेस्ट को इनसे प्रोटेक्ट करने के लिए हमारे क्रॉप्स को. बट क्या होता है जो हमारे प्लांट्स हैं वो भी इसका कुछ परसेंट अब्सॉर्ब कर लेते हैं और ये फूड चेन में चला जाता है, क्योंकि हमने जैसे देखा था कि प्रोड्यूसर है हमारा, उससे प्राइमरी कंज्यूमर तक जाएगा, फिर सेकेंडरी तक जाएगा. तो क्या होता है कि जो पेस्टिसाइड्स हैं या कुछ हार्मफुल केमिकल्स हैं वो भी अलोंग विद द फूड एनर्जी ट्रांसफर होना स्टार्ट हो जाते हैं. सिंस दीज केमिकल्स आर नॉन बायोडिग्रेडेबल, ये नॉन बायोडिग्रेडेबल होते हैं, तो ये हर एक ट्रॉफिक लेवल में एक्यूमुलेट होते रहते हैं एंड देयर कंसंट्रेशन इंक्रीजेस, इसकी कंसंट्रेशन जो है इंक्रीज करती रहती है. सिंस द ह्यूमन बींग्स ऑक्यूपाई द हाईएस्ट ट्रॉफिक लेवल, जो ह्यूमन बींग्स हैं वो हाईएस्ट ट्रॉफिक लेवल को ऑक्यूपाई करते हैं, द कंसंट्रेशन ऑफ दीज हार्मफुल केमिकल इज मैक्सिमम इन आवर बॉडी. तो हमारी बॉडी में ऐसे इंसेक्टिसाइड्स एंड पेस्टिसाइड्स की जो कंसंट्रेशन है सबसे ज्यादा होती है. That is why it is always advised not to use such type of insecticides and pesticides, because वो हमारे environment को तो pollute करते ही हैं, जो हमारी soil की fertility को भी decrease करते हैं, and along with this they are harmful for human beings, right? So the increase in concentration of harmful chemicals in the bodies of organism at higher trophic level is called as biomagnification. सो बायोमैग्निफिकेशन किसे कहते हैं हम, जब इंक्रीज हो जाती है कंसेंट्रेशन ऑफ हार्मफुल केमिकल इन द बॉडी ऑफ ऑर्गेनिजम्स एट हायर ट्रॉफिक लेवल. सो दैट इज नोन एज द बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन.
Okay, so now we are going to learn about some of the human activities that affect the environment. तो हमारे पास जो फर्स्ट वन है दैट इज डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर इन द एटमॉस्फेयर. तो जो हमारे पास ओजोन लेयर है, यू मस्ट बी वेल अवेयर कि हमारे एटमॉस्फेयर में एक ओजोन लेयर होती है दैट प्रोटेक्ट अस फ्रॉम हार्मफुल यूवी रेडिएशंस एंड अ लॉट ऑफ अदर फैक्टर्स व्हिच आर हार्मफुल फॉर द ह्यूमंस. राइट, अगर हम उनके साथ में डायरेक्ट इंटरेक्शन में हो तो दैट कैन कॉज अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स इन द ह्यूमन सर्वाइवल. सो बट क्या है, कुछ ह्यूमन एक्टिविटीज की वजह से जो ओजोन लेयर है दैट इज गेटिंग डिप्लीटेड. ओजोन मॉलिक्यूल्स कंटेन 3 ऑक्सीजन एटम. ओजोन मॉलिक्यूल जो है इसका फॉर्मूला क्या होता है, O3. At higher levels in the atmosphere के higher levels में UV radiation separates some of the oxygen molecule into the free oxygen atom, which combine with the oxygen molecule to form ozone. It is highly poisonous. तो हमारे पास क्या होता है, ओजोन लेयर की फॉर्मेशन कैसी होती है, यार इस रिएक्शन में आप देख सकते हो. हमारे पास जो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल है कुछ यूवी रेडिएशन उनको स्प्लिट कर देती हैं इन द ऑक्सीजन एटम्स, जो कंबाइन करते हैं अगेन विद द ऑक्सीजन टू फॉर्म O3 दैट इज ओजोन, एंड इट इज हाईली पॉइजनस. The ozone layer present in the higher layer of atmosphere protect the earth from the harmful UV radiation. जैसे मैंने आपको बताया कि जो ओजोन लेयर है हायर लेयर के ऊपर है एटमॉस्फेयर के, तो ये क्या करते हैं, अर्थ तक पहुंचने से पहले ही यूवी रेडिएशंस को उन्हें अंदर नहीं आने देते, अर्थ सरफेस के ऊपर नहीं पहुंचने देते हैं, जिससे जो है दे प्रोटेक्ट अस फ्रॉम दोज ऑफ द यूवी रेडिएशन which can cause skin cancer in humans. The ozone layer is being damaged by the use of chemicals like chlorofluorocarbons, CFC जिसे हम कहते हैं. This is very important. You must learn the full form of CFC. That is chlorofluorocarbons used in refrigerators and fire extinguishers. So the use of chlorofluorocarbon is now being reduced to protect the ozone layer. तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स हैं ये कहाँ पर यूज होती हैं, इन द रेफ्रिजरेटर्स, फायर एक्सटिंग्विशर्स. बट क्या है, अब जैसे जैसे अवेयर हो रहे हैं लोग कि इन क्लोरोफ्लोरोकार्बन के यूज की वजह से ओजोन लेयर जो है वो डैमेज हो रही है, विच कैन कॉज अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स ऑन अर्थ. सो इसलिए अभी जो है ओजोन लेयर की यूजेस है वो रिड्यूस की जा रही है टू प्रोटेक्ट द ओजोन लेयर. So now we have managing the garbage we produce. जो garbage हम produce करते हैं उसे हम manage कैसे कर सकते हैं. The household waste is called as garbage. Some of the garbage is biodegradable and some are non-biodegradable. Garbage causes pollution of air, water and soil, so it should be disposed properly. Some of the method of garbage disposal are landfills, recycling, production of biogas and manure, preparation of compost, incineration, sewage treatment. So these all are used to reduce garbage. लैंडफिल्स में क्या होता है दैट दे आर यूज्ड टू डिग सम पिट्स और उसमें जो बायोडिग्रेडेबल वेस्ट है उसे वहां पर फिल अप कर दिया जाता है एंड देन इट इज कवर्ड विद सॉइल. तो उसके बाद में थोड़े टाइम तक क्या होता है, इट यूज्ड टू प्रिपेयर अ सॉर्ट ऑफ कंपोस्ट, वी कैन से रिसाइकल करें हम चीजों को. Okay, so production of biogas and manure, हम biogas and manure produce कर सकते हैं. Preparation of compost, which is required, which is very important also, and we can say it is the need of our right. इससे क्या होगा कि जो हार्मफुल केमिकल्स यूज किए जाते हैं एज अ कंपोस्ट वो भी यूज नहीं किए जाएंगे, तो इससे बहुत ज्यादा बेनिफिट होने वाला है. सो दीज आर सम ऑफ द मेथड्स बाय विच वी कैन मैनेज द गार्बेज वी आर प्रोड्यूसिंग.